अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था फ्लैटफॉर्म्स और फ्लैटफॉर्म्स के अंदर जो डिफरेंट तरह के जो होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि उनके अंदर जो है डाइजेशन किस तरीके से होती है, उनकी बॉडी वॉल किस तरह की होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसके अलावा जो है उनका नर्वस सिस्टम कैसे होता है, इन सब बातों के बारे में। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था एक्सक्रीशन। इन सब बातों को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज जो फर्दर हमारे पास सिंपल करेक्टरिस्टिक बची हुई है कि गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है और स्केलेटन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ सम पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म में से आज टाइप फॉर्म को भी हमने डिस्कस करना है। ये पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है और इनके बारे में समहाउ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर जितने भी हमारे कंसेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है? पहली बात तो यह है कि जो हमारे पास फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स है, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उनके अंदर वो चूंकि ज्यादातर एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर रहते हैं, सो वहां पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है बेटा वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन के थ्रू वहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा। तो डिफ्यूजन के जरिए ये क्या करेंगे, एक्वेटिक हैं, वाटर से ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और वाटर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर रिलीज करते जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है। अच्छा, इसके अलावा कोई प्रॉपर इसमें सिस्टम है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा था इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इधर ऑर्गन बने हैं लेकिन सिस्टम नहीं बने, तो हम कह सकते हैं नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। फिर गैसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, खून की नालियों का निज़ाम है जिसके अंदर ब्लड दौड़ रहा है और उसी ब्लड से फिर गैसेस एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो जाता है। इनके अंदर ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मैं यहाँ पर ये एक लाइन लिखता हूँ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बेटा ये इनमें क्या है, एब्सेंट है, वो इनमें मौजूद नहीं है। फिर इनके अंदर ये, क्योंकि इनकी बॉडी गैस्ट्रोवेस्कुलर है, वाटर जो इनकी बॉडी के अंदर जाता है वो उसी के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी में छोड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, पैरासाइटिक नहीं बल्कि फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो पैरासाइटिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी चूंकि हमारे इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा ब्लड सक कर रहे होंगे वहाँ से ये जो ट्रांसपोर्ट गैसेज हैं, गैसेस ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उसको ये इनटेक करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खासतौर पे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? मेन पॉइंट ये है कि डिफ्यूजन के थ्रू होगा। चाहे ये बॉडी में रहकर ब्लड से डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन को लें, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ें, चाहे ये पानी के अंदर रहकर ऑक्सीजन इनटेक करें वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ें, बहरहाल प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन हो गया और कोई इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। उसके बाद स्केलेटन ऑफ प्लेटफॉर्म, कि उनकी बॉडी के अंदर कोई सपोर्ट के लिए, लास्ट फाइलम के अंदर हमने पोरीफेरा के बारे में डिस्कस किया था कि वहाँ पर स्पोंजियोब्लास्ट हैं जो स्पोंजियल फाइबर्स बना रहे हैं, स्क्लेरोब्लास्ट हैं जो आगे फर्दर जो स्पिक्यूल्स बना रहे हैं, कैल्कोब्लास्ट हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स हैं, और इस तरह हमने स्पिक्यूल्स पढ़े थे और स्पोंजियल फाइबर्स पढ़े थे उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। इनके अंदर ऐसा क्या सिस्टम मौजूद होता है बेटा? देखें, ये स्केलेटन खास तौर पे जो प्लेटफॉर्म्स के अंदर मौजूद है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इनके अंदर वाटर या जो लिक्विड इनके अंदर भरा जाता है वो लिक्विड ही इनकी बॉडी के अंदर प्रेशर जनरेट करता है, क्योंकि इनकी बॉडी वॉल्स कंट्रैक्ट होती हैं और उससे अंदर उनके अंदर वाटर का जो प्रेशर जनरेट होता है वही उनकी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, इसके अलावा वैसे अक्सर देखा जाता है कि नो स्केलेटन की भी टर्म हमें बाज बुक्स के अंदर देखने को मिलती है कि इनके अंदर कोई ऐसा प्रॉपर स्केलेटन मौजूद नहीं होता, क्योंकि इनके ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी रहते ही हैं पैरासाइट के तौर पर, इसलिए वहाँ पर उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको मूव करने के लिए कोई प्रॉपर स्केलेटन की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल बाज बुक्स के अंदर हमें ये टर्म भी देखने को मिलती है कि हैविंग नो स्केलेटन, इनके पास कोई स्केलेटन मौजूद नहीं होता। बहरहाल ये एग्जैक्ट टर्म है कि इनके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, वाटर इनकी बॉडी में जाता है, प्रेशर जनरेट होता है, वही इनको सपोर्ट करता है। उसके बाद सम पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स, यहाँ तक जितना भी उनके फंक्शनैलिटी थी, बॉडी स्ट्रक्चर या उनके जो होम्योस्टैटिक ऑर्गन थे वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज फर्दर हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि टाइप फॉर्म है क्या और ये कैसे डिजीज और किन में ये डिजीज काज करते हैं।
तो टैपवर्म का जो साइंटिफिक नेम है बेटा वो है टीनिया सोलियम, और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में पूछा जाता है टीनिया सोलियम, ये इनका बेटा साइंटिफिक नेम है। इसका अल्टरनेटिव नेम है पोर्क वर्म, पोर्क वर्म, ठीक है। पोर्क वर्म इसलिए कहते हैं मीट ऑफ पिग, ठीक है। जो सुअर का गोश्त होता है ना उसको पोर्क कहते हैं, पिग का जो मीट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, पोर्क। और क्योंकि ये उसके गोश्त के अंदर ये वर्म रहते हैं तो हम तभी कहते हैं टैपवर्म, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उनके गोश्त के अंदर जो है खासतौर पे पोर्क वर्म मौजूद है, तो इनके अंदर हम इसे कहते हैं मीजली वर्म्स भी कहते हैं या मीजली पोर्क भी कहते हैं। उनकी जो स्किन है ना ऐसे उभरी हुई नजर आती है, यहाँ पर सारे वर्म इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि मीजल्स, छोटे छोटे दाने जैसे बने हुए, तो इसलिए मीजली पोर्क भी इसे कहा जाता है। क्लियर है। और नेक्स्ट वन, इसके बॉडी पार्ट्स क्या है टैपवर्म के। टैपवर्म में एक तो आपको 3 इसके रीजन से नजर आते हैं, 3 पार्ट्स में हम इसकी बॉडी को डिवाइड करते हैं। एक है बेटा स्कोलेक्स, और इसके अलावा नेक रीजन है, और इसके अलावा स्ट्रोबिला। अब ये स्कोलेक्स क्या होता है, ये हेड की तरह का पोर्शन जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सारे का सारा पोर्शन यहाँ तक का, इसको क्या कहते हैं, स्कोलेक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये आपको ये वाला हिस्सा जिसमें कोई सेगमेंटेशन, कोई पार्ट्स आपको नजर नहीं आ रहे, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, नेक रीजन कहते हैं, नेक रीजन है। और इसके अलावा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो सेगमेंटेड है, जिसके सेगमेंट्स बने हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है बेटा, स्ट्रोबिलाई कहा जाता है। स्ट्रोबिली इसे कहते हैं, स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। अब स्कोलेक्स के अंदर ये हेड की तरह का रीजन है, इसमें आपको 2 चीजें नजर आती हैं। एक तो बेटा हमारे पास है सक्कर्स, और इसके अलावा हुक्स नजर आते हैं। सक्कर्स में होंगे और इसके अलावा हुक्स भी होंगे। ये सक्कर्स और हुक क्या है बेटा, चूंकि ये पैरासाइट है, पैरासाइट किसी दूसरे जानदार में रहते हैं, वहाँ अटैचमेंट के लिए ये सरफेस एरिया या अटैचमेंट वाली स्ट्रक्चर्स हैं, ये हुक्स और सक्कर्स के जरिए दूसरे एनिमल्स के अंदर रहकर उनकी बॉडी के साथ अटैच हो सकते हैं। अच्छा, जो नेक रीजन है ये वाला अनसेगमेंटेड होता है, तो इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए। अनसेगमेंटेड है, इनके अंदर आपको कोई सेगमेंट नजर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट्स नहीं बनाए हुए, अनसेगमेंटेड पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है सेगमेंटेड रीजन, जो आगे हमें स्टार्ट हो रहा है, ये है स्ट्रोबिलाई, ठीक है। इसको स्ट्रोबिली भी पढ़ते हैं, स्ट्रोबिलाई भी पढ़ते हैं। और ये स्ट्रोबिलाई हम कह सकते हैं सेगमेंटेड पार्ट है, इसमें आपको सेगमेंट नजर आते हैं, और हर सेगमेंट को क्या कहते हैं, हर सेगमेंट को बेटा प्रोग्लॉटेड कहते हैं, प्रोग्लॉटेड, हर सेगमेंट को प्रोग्लॉटेड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें फर्दर हम प्रोग्लॉटेड की बुनियाद पे हम इसके 3 और रीजन बनाते हैं। एक इमैच्योर प्रोग्लॉटेड्स होते हैं, इमैच्योर सेगमेंट, फिर मैच्योर हैं, और इसके अलावा हम ग्रेविड प्रोग्लॉटेड कहते हैं। ग्रेविड, ये बड़ी टर्म इंपॉर्टेंट है, ग्रेविड प्रोग्लॉटेड। ग्रेविड क्या है ये जरा हम देखते हैं। प्रोग्लॉटेड बेटा ये जो आपको सेगमेंट से नजर आ रहे हैं ना, इन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटेड्स कहते हैं। अब फर्दर हमने इसको क्यों डिवाइड किया हुआ है, इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड, हमने इसको 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया हुआ है। देखिए शुरू के नेक के साथ वाले जो पार्ट्स, यहाँ से जो हमारे पास स्ट्रोबिला स्टार्ट हो रही है, यहाँ जो सेगमेंट आपको नजर आ रहे हैं ये इमैच्योर है। किस बुनियाद पे कहते हैं सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन क्या होती है कि बॉडी पार्ट्स में तो डिवाइड हो, टुकड़ों में तो तकसीम हो, फिर हर टुकड़े के अंदर सेगमेंट, हर बॉडी ऑर्गन मौजूद होना चाहिए। बेटा यहाँ पर आपको सिर्फ पीसेस तो नजर आते हैं, लेकिन ऑर्गन्स रिपीट होते हुए नजर नहीं आते, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये इमैच्योर है। इसमें कोई आपको बॉडी टुकड़ों में डिवाइडेड होती हुई नजर तो आएगी, लेकिन इसमें कोई बॉडी ऑर्गन मौजूद नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास ये जो आगे चलते जाते हैं सेगमेंट बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मैच्योर प्रोग्लॉटेड है। इनके अंदर बॉडी ऑर्गन्स जो है वो रिपीट हो रहे होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर मौजूद होंगे। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे सेगमेंट्स और मजीद बड़े होना शुरू हो जाएंगे, मैच्योर हैं। अब इनके अंदर क्या है जिसको हम ग्रेविड प्रोग्लॉटेड कह रहे हैं, इनके अंदर बेटा अब आपको यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलती है, यहाँ आपको यूट्रस देखने को मिलती है। ये जो ग्रेविड होते हैं ना प्रोग्लॉटेड्स, इनके अंदर यूट्रस देखने को मिलती है। बड़ा अजीब सा एक इसका फंक्शन है। चले मैं आपको ये टॉपिक समझाने से पहले ये क्लियर कर दूं कि टेपवर्म जो है ना ये बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल, इनमें मेल और फीमेल हिस्सा दोनों मौजूद होते हैं। एक ही जानदार के अंदर मेल हिस्सा भी मौजूद है और फीमेल हिस्सा भी मौजूद है, मेल पार्ट भी मौजूद है और फीमेल पार्ट भी मौजूद है। यानी इनके अंदर एक ही जानदार में एग भी बन रहे होंगे और इसके अलावा स्पर्म भी बन रहे होंगे।
तो एग बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं और स्पर्म बनाने वाले ऑर्गन्स हैं इन सेगमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। शुरू के सेगमेंट के अंदर क्योंकि मौजूद नहीं होते हम इमैच्योर कहते हैं, और आगे वाले सेगमेंट के अंदर चूंकि ये मेल और फीमेल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं तभी हम इन्हें क्या कहते हैं कि मैच्योर हमारे पास प्रोक्लोटेट्स हैं। अब जाहिर बात है जब एग और स्पर्म बनेंगे तो उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, आगे जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को आगे कैप्चर करने के लिए फर्दर यूट्रस होनी चाहिए। तो ये यूट्रस यहाँ आगे वाले जो जिन सेगमेंट्स में मौजूद होती है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविड प्रोक्लोटेट कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इनके अंदर दोनों तरह के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। और ग्रेविड के अंदर क्या होता है भाई, ये फर्टिलाइजेशन जो होती है, इस फर्टिलाइजेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक ही जानदार के अंदर हो रही है, उसी के अंदर एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज हो रहे हैं। तो फर्टिलाइज होने के बाद जो आगे जाइगोट आएगा, फर्टिलाइज एग आएगा, उसको रिसीव करेगा, यूट्रस जो है वो रिसीव करेगी। ये सिंपल से बॉडी ऑर्गन्स है और सिंपल सी एक थ्योरी थी जिसको हमने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइफ साइकिल क्या है सोलियम का या टैप वर्म का या पोर्क वर्म का, तो इनमें इसके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट आते हैं और वो जानदार जिनके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट हैं तो ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डाइजीनेटिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइजीनेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इनमें एक होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं और दूसरे होस्ट को क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। प्राइमरी होस्ट कौन से होते हैं, वो होस्ट जिनमें कोई पैरासाइट अपनी लाइफ का सेक्सुअल फेज गुजारे। जी बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। प्राइमरी होस्ट कौन से होते हैं, वो होस्ट जिसमें कोई जानदार अपनी लाइफ का सेक्सुअल फेज गुजारे, उस होस्ट को हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट। और ये टीनिया सोलियम के केस में प्राइमरी होस्ट कौन सा है, ह्यूमन है बेटा। तो यहाँ पर प्राइमरी होस्ट कौन होंगे, ह्यूमंस होंगे। और सेकेंडरी होस्ट किसे कहते हैं, वो होस्ट जिनमें कोई पैरासाइट अपने लाइफ साइकिल का एसेक्सुअल स्टेज गुजारे, ऐसे होस्ट को हम बेटा क्या कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। ठीक है, वो होस्ट जिसमें वो अपनी एसेक्सुअल स्टेज गुजारे, सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल स्टेज गुजारे। और इनके जो टीनिया सोलियम है या टैपवर्म है, इनके केस में जो सेकेंडरी होस्ट है बेटा वो पिग है। ठीक है, तो पिग यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि प्राइमरी होस्ट इसमें कौन सा है और सेकेंडरी होस्ट है। बाज़ दफ़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें आर्जी हैं, अगर आप नाम चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, ये गलत कंसेप्ट हो जाएगा आप लोगों का। सेक्सुअल फेज ये ह्यूमन में गुजार रहे हैं, प्राइमरी होस्ट वो हुए ह्यूमन, और ए सेक्सुअल जो फेज है वो पिग के अंदर गुजार रहे हैं। तो सेकेंडरी जो होस्ट होंगे वो कौन होंगे बेटा, पिग्स वगैरह होंगे। अच्छा, एक एक्सेप्शन है वो आप लोगों ने याद रखनी है। जो प्लाज्मोडियम है ह्यूमन के केस में, जो मलेरिया काज करता है ना प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम अपनी एसेक्सुअल स्टेज इंसान में गुजारता है और सेक्सुअल स्टेज मच्छर में गुजारता है। अब इसी रूल के मुताबिक तो हमें प्राइमरी होस्ट मच्छर को कहना चाहिए, मॉस्किटो को कहना चाहिए, और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन को कहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ह्यूमन को क्या कहेंगे यहाँ इस केस में, ये अलग केस है। ह्यूमन के केस में हम प्राइमरी होस्ट कहेंगे और मच्छर को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। उसकी वजह क्या है, ये कुछ इस रूल से हट के ये बात क्यों आई है, इस रूल से हट के ये बात इसलिए आई है क्योंकि इंसान के अंदर ये इन्फेक्शन काज करता है। तो ज्यादातर हम कहते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन काज करे फिर वो भी प्राइमरी होस्ट होगा, और जिनके अंदर इन्फेक्शन काज नहीं करते उनको सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक रूल आप लोगों ने, मैं दोबारा रिपीट इसको करता हूँ, इसको याद रखना है बेटा। वो होस्ट जिनमें ये अपनी सेक्सुअल स्टेज गुजारे उनको प्राइमरी होस्ट, और जिनमें ए सेक्सुअल स्टेज गुजारे उनको सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम का केस है, इंसान के अंदर ये ए सेक्सुअल स्टेज गुजार रहा है, लेकिन फिर भी हम इंसान को क्या कहते हैं, ये उसका क्या है, प्राइमरी होस्ट है, क्योंकि इंसान के अंदर ये इन्फेक्शन काज करता है। और सेक्सुअल स्टेज प्लाज्मोडियम कहाँ गुजार रहा है, मच्छर के अंदर, लेकिन फिर भी हम उसे सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। क्यों, उसकी वजह यह है कि वहां पर इन्फेक्शन नहीं काज करता। जी, तो नेक्स्ट हम इसके लाइफ साइकिल को समझते हैं कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह का है टैपवर्म का। तो आपको पता है कि इसके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट आते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो यहाँ पर जो प्राइमरी होस्ट है मैं उसको 1 डिग्री शो करता हूँ, 1 डिग्री जो है वो प्राइमरी होस्ट को शो करता है। और जो हमारे पास ये फर्ज कर लें ये पिग है और इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। तो यहाँ पिग जो है सेकेंडरी होस्ट है और ह्यूमन क्या है बेटा, प्राइमरी होस्ट है। हमारे पास जो टैपवर्म है जिसे हम टीनिया सोलियम कहते हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन चूंकि एक ही जानदार में हो रही है तो इसलिए हम उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको पता है कि नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, यहाँ पर लार्वा बनते हैं। यहाँ पर बेटा बनेंगे लार्वा, और ऐसी डेवलपमेंट जिसमें लार्वा बनते हो इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं। तो इनडायरेक्ट लार्वा कितनी तरह के बनते हैं, तो इनके अंदर जो लार्वा है ना वो 4 तरह के लार्वा बनते हैं। फर्स्ट वन है ओंकोस्फेयर,
ऑन्कोस्फेयर के बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास हेक्साकैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा। और उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है ब्लैडर वर्म। ब्लैडर वर्म के बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास लार्वा बनता है वो है बेटा सिस्टीसर्कस। सिस्टीसर्कस, ये 4 तरह के लार्वा बनते हैं टीनिया सोलम के अंदर या टैप 1 के अंदर। तो जरा हम देखते हैं कि ये लार्वा स्टेज कौन सी है और ह्यूमन के अंदर ये किस स्टेज में आता है और फर्दर इस चीज को हम डिवाइड करते हैं। ह्यूमन के अंदर जो है ये किस स्टेज में, ये जो लार्वल स्टेज होती है बेटा उसे हम कहते हैं सिस्टीसर्कस लार्वल स्टेज। तो इंसान के वो जो लार्वा इन्फेक्ट करता है वो है सिस्टीसर्कस। अब ये इंसान को ये लार्वा कैसे इन्फेक्ट करेगा, यानी टेप वर्म का जो कौन सा लार्वा इंसान के अंदर एंटर होता है तो वो है सिस्टीसर्कस लार्वा है जो इंसान के अंदर एंटर होगा। कैसे इंसान के अंदर एंटर होगा, पुअरली कुक्ड मीट जो खाता है ना, कुक्ड पोर्क हम कह सकते हैं, ये जो लोग खास तौर पे ये गोश्त खाते हैं सूअर का, अगर वो सही तरीके से पकाया ना जाए तो उनमें जो खास लार्वल स्टेज मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिस्टीसर्कस लार्वा। अब वो सिस्टीसर्कस लार्वा अगर आपने उस गोश्त को आपने सही तरीके से वो आपने कुक नहीं किया तो ये लार्वा उसमें मौजूद रहेंगे जिसको हम सिस्टीसर्कस लार्वा कहेंगे। ये ह्यूमंस के अंदर एंटर होंगे। ह्यूमंस के अंदर एंटर होने के बाद अब डाइजेनेटिक है, सेक्सुअल स्टेज इंसान में गुजारेगा और आगे फर्दर क्या होगा, उसके जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन होती रहेगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास फर्टिलाइज एग है उसको कहाँ पर रिसीव किया जाता है, इस लास्ट वाले मैच्योर प्रोग्लॉटिड के अंदर जिसको हम ग्रेविड कहते हैं। ग्रेविड जब ये बन जाते हैं तो ऐसा ऐसा ब्रेक होने के बाद हमारी इंटेस्टाइन से फीकल मैटर के जरिए बाहर निकलते रहते हैं। तो फीकल मैटर के जरिए ये जो फर्टिलाइज एग है जिनको ग्रेविड में स्टोर किया जाता है ये आखिरी सेगमेंट टूटते रहते हैं टीनिया सोलम के या टैप 1 के। तो ये ब्रेक होने के बाद फीकल मैटर जो है वो बाहर निकलेगा और उसके साथ साथ जो है वो सिस्टीसर्कस लार्वा भी बाहर निकलेगा। तो फिर क्या किया जाता है, सिस्टीसर्कस लार्वा के बाहर जो है एक कवर जो है उसको वो किया जाता है, लपेट दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं फर्दर हमारे पास ऑन्कोस्फेयर कहते हैं। उसको बेटे क्या कहते हैं, ऑन्कोस्फेयर लार्वा हम उसे कहेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब सिस्टीसर्कस लार्वा के अराउंड एक लेयर या सिस्ट बनाई दी जाती है अब हम उसे क्या कहते हैं, ये ऑन्कोस्फेयर बन चुका है। तो ऑन्कोस्फेयर जो है वो किस में एंटर होगा, पिग के अंदर। पिग में एंटर होने के बाद अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि पिग को कौन से स्टेज में इन्फेक्ट करता है ये लार्वा, ऑन्कोस्फेयर स्टेज में, और इंसान को किस स्टेज में, सिस्टीसर्कस स्टेज में ये इन्फेक्ट करता है। तो उसमें एंटर होने के बाद फर्दर जो है इसके लार्वा एक चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ऑन्कोस्फेयर से आगे जो लार्वा बनता है उसको हम कहते हैं हेक्साकैंथ लार्वा। हेक्साकैंथ लार्वा, ये जो प्रोसेस है ना, ये एक लार्वल स्टेज से दूसरी लार्वल स्टेज में किस में हो रहा है, ये प्रोसेस पिग के अंदर हो रहा है। हेक्साकैंथ लार्वा के बाद ये नेक्स्ट लार्वा स्टेज में एंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैडर वर्म कहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लार्वा स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टीसर्कस स्टेज में ये चले जाते हैं। तो सिस्टीसर्कस स्टेज में फर्दर ये क्या करेंगे, हड्डी के ऊपर मसल्स हैं उनके अंदर ये चला जाता है कौन सी स्टेज में, हेक्साकैंथ लार्वा स्टेज में। फिर उसके बाद दोबारा अगर आप इसके मीट को पुअरली कुक करेंगे ये दोबारा इंसान में एंटर होगा। इस तरीके से ये अपने लार्वा को क्या करता रहता है बेटा, कंप्लीट करता रहता है। तो प्राइमरी होस्ट याद रखना है, सेकेंडरी होस्ट याद रखना है, और प्राइमरी होस्ट को किस लार्वल स्टेज में ये इन्फेक्ट कर रहा है, सेकेंडरी होस्ट को किस लार्वल स्टेज में ये इन्फेक्ट कर रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने टैप वर्म के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।